हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। उसी से रिलेटेड आज हमारी इन्वायरमेंट की क्लास सेकंड होने जा रही है। इससे पहले हमारी इन्वायरमेंट की एक क्लास और हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और हमने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस की ऑलरेडी 5 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर हर विषय के लगभग 5 से 6 क्लासेस हर विषय की होने वाली है। साइंस की ऑलरेडी 5 क्लास अपलोड हो चुकी है, एक क्लास और बची है केवल। और इन्वायरमेंट की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। आज इन्वायरमेंट की सेकेंड क्लास है, एक क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो कोई भी माध्यम हो, चाहे हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम, और यदि आप उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक कॉपी बनानी है, उस पे नोट्स बार बार जो हम पढ़ाते हैं वो लिखना है, उसको रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। यदि आप इतना कर लेते हो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और आपका सिलेक्शन जरूरी हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हमारी एनवायरनमेंट की सेकंड क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। क्या क्वेश्चन है? व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति, मतलब सफेद क्रांति। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति भी कहते हैं। रिलेटेड मतलब सफेद क्रांति का संबंध किससे? सफेद क्रांति का संबंध किससे? ये कुछ ऑप्शंस दिए हमको। ये दिया है फ्रूट प्रोडक्शन यानी कि फल उत्पादन। किससे संबंधित? फल उत्पादन। दूसरा ऑप्शन दिया हमको फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन। ठीक है। एक ऑप्शन दिया हमको मस्टर्ड प्रोडक्शन यानी कि सरसों उत्पादन। और एक ऑप्शन दिया हमको दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन। देखते हैं तो सफेद क्रांति का संबंध किससे आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन देख के आपको ध्यान से सोचोगे तो आपको उत्तर अपने आप आ जाएगा। सफेद क्रांति का संबंध किससे? तो किससे होना चाहिए स्टूडेंट्स? दूध से होना चाहिए। मतलब सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है, दूध उत्पादन से। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? मिल्क प्रोडक्शन। देखते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से, मतलब दूध उत्पादन से। ठीक है। एक ऑप्शन दिया मछली उत्पादन। ठीक है, ठीक है। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन देख लो। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध इसमें ऑप्शन के अनुसार किससे होगा? मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन से। एक क्या ऑप्शन था हमको? सरसों उत्पादन। सरसों उत्पादन का संबंध किससे? पीली क्रांति से। किससे है? पीली क्रांति से। पीली क्रांति से संबंध किसका है? सरसों का उत्पादन का, यानी मस्टर्ड, मतलब येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन देखो, मतलब मस्टर्ड के उत्पादन का संबंध किससे? सरसों के उत्पादन का संबंध है पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन। मछली उत्पादन का संबंध है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। और दूध उत्पादन का संबंध है सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन। इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है। जैसे जैसे हम क्लास करेंगे और भी आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। बस आप जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर। निम्नलिखित में से नेचुरल फाइबर का स्रोत कौन सा नहीं है? ठीक है। नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेशे का स्रोत नहीं है? नहीं है पूछा, नॉट लिखा है, मतलब कि नहीं है, नहीं है। तो कुछ ऑप्शन दिए हमको। क्या क्या ऑप्शन दिए देखते हैं हम। एक कॉटन, कपास, एक ऑप्शन दिया है जूट, एक ऑप्शन दिया है ऊल। एक ऑप्शन क्या दिया है? ऊल। ठीक है, ऊन। ठीक है। एक ऑप्शन दिया है नाइलन। क्या दिया है? नाइलान।
एक ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन हमको दिया है नाइलन। क्या दिया? एक ऑप्शन दिया ऊन, एक ऑप्शन दिया है नाइलॉन, एक ऑप्शन दिया जूट और एक ऑप्शन दिया हमको कॉटन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं अपन नेचुरल फाइबर। ठीक, पहले देख लेते हैं नेचुरल फाइबर। यानी नेचुरल फाइबर कह सकते हैं प्राकृतिक रेशा मतलब क्या? जो डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली किससे प्राप्त हुए हमको? वह ऐसे फाइबर है, ऐसे रेशे जो डायरेक्टली से प्राप्त होते हैं हमको प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्टली क्या प्राप्त होते हैं? डायरेक्टली प्राप्त होते हैं। नेचुरल फाइबर है प्राकृतिक रेशे कौन से रेशे होते हैं? जो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से हमको क्या प्राप्त होते हैं? कहां से प्राप्त होते हैं? प्राप्त कहां से होते हैं? प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, मतलब पौधे और जानवर से प्राप्त होते हैं डायरेक्टली। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से नहीं बने होते, मतलब कि केमिकल रिएक्शन करी और बन गए से नहीं प्राप्त होते, मतलब कि जो डायरेक्टली प्राप्त होते हैं पौधों और जानवरों से, एनिमल से, इसको बोलते हैं प्राकृतिक रेशे। वह रेशे होते हैं जो डायरेक्टली किससे प्राप्त हो? पौधे और जानवर से, एनिमल से प्राप्त हुए, ना कि रासायनिक अभिक्रिया से बने हो। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्लांट से आपको मिलता है कॉटन, कॉटन हो गया ये प्लांट से प्राप्त होने वाले कॉटन, यानी कि कपास, और जूट, जूट भी प्राप्त होता है, जूट। एक और लिख दो लिनेन, एक और प्राप्त होता है, लिनेन भी प्राप्त होता है। ये प्लांट से प्राप्त होने वाले नेचुरल फाइबर है। एनिमल से भी प्राप्त हो जाते हैं, जैसे ऊन, ऊन, सिल्क, रेशम। ठीक है, ये कुछ आपको याद रखना है। ये नेचुरल फाइबर है, ये पौधों से प्राप्त होते हैं, प्लांट से, एनिमल से। याद रखना है आपको। प्राकृतिक रेशे आपसे पूछ ले, कौन से प्राकृतिक रेशे प्लांट से प्राप्त होते हैं? देखो प्लांट से याद रख लो, कॉटन, जूट, लिनेन। कौन से? एनिमल से प्राप्त होते हैं, ऊन और ये रेशम, ये एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर? प्राकृतिक रेशे का स्रोत कौन सा नहीं है ना? ये नहीं पूछा कि एनिमल्स है कि प्लांट्स, बस कौन सा स्रोत नहीं है। प्राकृतिक रेशे देखो, क्या कॉटन है? हाँ बिल्कुल है प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर। जूट बिल्कुल है, ऊन भी है। ठीक है, कौन सा प्लांट से, कौन सा एनिमल से प्राप्त होता है, ये भी आपको अच्छे से समझा दिया मैंने। क्या नाइलॉन प्राकृतिक रेशा है? नहीं है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नाइलॉन नहीं है। नाइलॉन क्या है? पॉलिस्टर है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। नेचुरल फाइबर कौन कौन से है, कौन किससे प्राप्त होता है? प्लांट से कौन से होते हैं, एनिमल से कौन सा होता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आता है नेचुरल फाइबर से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, विच रिवर इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ एमपी। ठीक है, लाइफलाइन ऑफ एमपी पूछा, मतलब लाइफलाइन है ना जीवन रेखा, जीवन रेखा। एमपी किसकी पूछा? एमपी है ना मध्य प्रदेश, और रिवर है ना नदी। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है ना? क्वेश्चन क्या है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन क्या दे रखा है? एक शिप्रा नदी, एक ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी, एक बेतवा और एक पार्वती नदी। क्या ऑप्शन दे रखे? एक शिप्रा, एक क्या है नर्मदा, एक बेतवा और एक है पार्वती नदी। एक क्या है? पार्वती नदी। तो देखो किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसी ये क्या का स्रोत है? पीने का पानी मिलता है, इससे पीने के पानी का स्रोत है, इससे सिंचाई भी होती है इसी के पानी से। इसके अलावा बिजली का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत कारण, इसका धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व भी है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। तो आपको याद रखना है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। इसका धार्मिक महत्व है, इसका सांस्कृतिक महत्व, मतलब कल्चर और रिलीजन भी इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, इसके अलावा इसका पीने का पानी का स्रोत है, इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। ठीक है, बिजली उत्पादन में किया जाता है। बहुत कारण के ऐसे बहुत सारे कारण के कारण इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। लैंड कवर्स ओनली अबाउट डेज परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब पूछा है किसकी बात करी, भूमि की, लैंड की बात करी, लैंड की बात करी। तो भूमि है ना, जो अर्थ सरफेस का कुल एरिया, जो हमारी अर्थ सरफेस का कुल क्षेत्रफल में से लैंड कितना हिस्सा कवर करती है ना। तो क्वेश्चन क्या है, टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ मतलब कि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल में से लैंड कितना कवर करते हैं। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल है। इसमें से देख लो लैंड कितना कवर करती है, एक लैंड और एक देखो वाटर, पानी कितना हिस्सा कवर करता है और जमीन कितना हिस्सा कवर करती है, भूमि कितना हिस्सा कवर करती है। तो पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल में से अगर बात करें तो लैंड कितना करती है, भूमि कितना करती है और पानी कितना करती है, देखते हैं अपन। तो जो भूमि कितना हिस्सा कवर करती है, लगभग 29% हिस्सा कवर करती है। कितना हिस्सा कवर करती है, लगभग 29% हिस्सा कवर करती है। और पानी कितना हिस्सा कवर करता है, लगभग 71% हिस्सा कवर करता है। ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें अपन तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस में भूमि लैंड कितना कवर करती है, कितना कवर करती है, 29%। आपको ये भी याद रखना वाटर कितना कवर करता है, क्योंकि अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर उस हिसाब से देना, जैसा क्वेश्चन वैसा ही हमारा आंसर होगा। तो क्या क्वेश्चन आया इसमें से, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में से टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस में से लैंड कितना कवर करता है, तो कितना करता है 29%। ऑप्शन देखो, ए दिया है 20, बी 25, सी 30, डी 35, मतलब 29 करती है। क्या 29 के आसपास कोई आंसर है, हाँ बिल्कुल है, कौन सा है 30%, लगभग 30%। ठीक है, 29% तो अपन मान सकते हैं, लगभग 30% दे रखा है, तो 30% टिक कर देना आपने। अगर 29 होता तो आप 29 टिक कर देते, नहीं होता है तो उसके आसपास का टिक कर दो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, क्या क्वेश्चन क्या है, बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है, बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, मतलब कि संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान, बिगेस्ट यानी बड़ा, सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है वर्ल्ड में, संसार या विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। कुछ ऑप्शन दिए, थार, एक ऑप्शन दिए थार, एक ऑप्शन दिया है सहारा, एक ऑप्शन दिया अटाकामा, अटाकामा, और एक ऑप्शन दिया है कलाहारी, कलाहारी। तो देखो डेजर्ट का अपने को याद रखना है। अब देखो लार्जेस्ट डेजर्ट, तो यहाँ बिगेस्ट डेजर्ट ऐसा आता है, आपको बिगेस्ट डेजर्ट आया या लार्जेस्ट डेजर्ट आया, कुछ भी आया, बिगेस्ट मान लो, लार्जेस्ट मान लो, बिगेस्ट डेजर्ट या लार्जेस्ट भी आता तो टिक कर दो, बिगेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, मतलब विश्व का या संसार का लिख सकते हैं, वर्ल्ड कोई विश्व लिख दो या संसार लिख दो, सबसे बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। कहाँ की बात करी, वर्ल्ड की बात करी, इंडिया की बात नहीं करी, तो क्या आंसर आएगा, सहारा। क्या आंसर आएगा, सहारा, सहारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सहारा। क्या आएगा हमारा आंसर, आएगा सहारा, आंसर आएगा। ठीक है, वर्ल्ड की पूछा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है, तो कौन सा आएगा, सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है तो कौन सा आएगा, सहारा। वर्ल्ड की बात करिए तो कौन सा आएगा, सहारा आएगा। अब अगर इंडिया की बात कर लेते अपन, ठीक है, और सहारा कहां पर है, अफ्रीका में। कहां पर ये, अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कहां पे है, अफ्रीका लिखना है, कहां है आंसर आएगा, कहां पे सहारा, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगर अफ्रीका में भी नहीं आया तो क्या लिखना है आपको, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका है ना, बहुत सारे देशों का समूह है ना। ठीक है, अफ्रीका भी नहीं आया तो अफ्रीका में भी कहां पे, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट। ठीक है, अब देखते हैं
इंडिया में बिगेस्ट डेजर्ट देखें, इंडिया में, भारत में बात करें बिगेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट कहां पर है? बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार। भारत में कौन सा है? भारत की बात कर लेते हैं, ये पूरा याद रखना आपको। इंडिया में, भारत में, ये वर्ल्ड में, इंडिया में कौन सा है? थार। और थार डेजर्ट कहां पर? ये राजस्थान में। कहां पर? ये राजस्थान में। तो जो जो बातें बताई गई आपको ध्यान से नोट करते चलना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लास को देखते समय बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए और आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। कुछ ऑप्शन दिए, ये दे रखा 21 मार्च, ए ऑप्शन क्या दिया? 21 मार्च। बी ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल। बी ऑप्शन क्या दिया है? 22 अप्रैल, ठीक है। एक ऑप्शन दिया है 22 मार्च, 22 मार्च। एक ऑप्शन दिया है 3 मार्च। एक ऑप्शन दिया है 3 मार्च, ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? देखो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को कह सकते हैं विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? कब इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? विश्व वानिकी, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? कुछ ऑप्शन दिए 21 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मार्च और 3 मार्च, ठीक है स्टूडेंट, 3 मार्च, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मार्च 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 तीनों मार्च है, ठीक है। डेट अलग है, कोई दिक्कत नहीं। 21 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मार्च और 3 मार्च, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं हम कब मनाया जाता है। ये बोला दिया 21 मार्च, ये 22 अप्रैल, ये 22 मार्च और ये 3 मार्च, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। जो बता रहा हूं सब याद रखना आपको, ठीक है। अब देखो 22 अप्रैल भी देख लेते, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, ये भी याद रखना है आपको। 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। जो जो बताओ एक एक चीज याद रखना जरूरी थोड़ी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं ना। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जून क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है, डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। एक और कुछ बच गया है क्या अपना? सब लगभग इंपॉर्टेंट हो चुके। हाँ एक और ये भी लिख लो, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि
दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये इतने आपको सब याद कर लो। इतने सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट कर सकते हो और आपको रिवाइज कर लेना है। तो आपको इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन आ जाता तो आप हैंडल कर लोगे। क्योंकि अभी क्या पूछा है इसमें, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया था। हो सकता है आपसे इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था। ये क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया था, या पूछ लिए पृथ्वी दिवस कब मनाया था, या पूछ ले विश्व जल दिवस कब मनाया था। सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे विच ड्रग इज associated with tea और कॉफी प्लांट सोर्स, टी और कॉफी प्लांट सोर्स। एक ऑप्शन दे रखा है हमको कैम्फर, क्या दे रखा है, कपूर। एक ऑप्शन दे रखा है कैफीन, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है हमको थॉर्न एप्पल। एक ऑप्शन दे रखा अफीम पॉपी। क्वेश्चन क्या है हमको, कौन सी दवाई का संबंध चाय और पौधे के स्रोत से है ना। कौन सी दवाई का संबंध चाय और कॉफी के स्रोत से, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चाय और कॉफी के पौधे से संबंध है ना। मतलब कि चाय और कॉफी का पौधा है ना, से कौन सी दवाई मिलती है, ये समझ सकते हो आप, है ना। विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद टी और कॉफी प्लांट सोर्स, मतलब चाय और कॉफी के पौधे से चाय और कॉफी कौन सी दवाई का स्रोत है, ये समझ लो। या और आसान भाषा में चाय और कॉफी के पौधे से कौन सी ड्रग मिलती है, ठीक है, कौन सी ड्रग ऑब्टेन होती है। तो कैम्फर, कैफीन, थॉर्न एप्पल, अफीम पॉपी। तो क्या आएगा आंसर, कैफीन। क्या आएगा, चाय और कॉफी के पौधे से कैफीन ड्रग, ठीक है, ये याद रखना है आपको। कैम्फर कपूर भी नहीं होता है, थॉर्न एप्पल भी नहीं, अफीम पॉपी भी नहीं, आपको याद रखना है कैफीन, चाय और कॉफी के पौधे से कैफीन ड्रग, ठीक है, कैफीन दवाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक। ए ऑप्शन दे रखा है हमको प्लांट, बी ऑप्शन दे रखा है हमको लैंड, सी ऑप्शन दे रखा है हमको वाटर, और डी ऑप्शन दे रखा है हमको सॉइल, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा है जैविक है, बायोटिक यानी कि जैविक है, जैविक बोला। एक ऑप्शन दे रखा है पौधा, एक ऑप्शन दे रखा है भूमि, एक ऑप्शन दे रखा है पानी, और एक ऑप्शन दिया रखा है मृदा या मिट्टी। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम के क्या रहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसके कितने घटक है, दो घटक है। कितने घटक है, दो घटक, या कह सकते हैं कंपोनेंट है, दो घटक या कंपोनेंट है। कौन कौन से है, एक है बायोटिक, एक क्या है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक, बायोटिक यानी कि जैविक, और अबायोटिक यानी कि अजैविक,
ठीक है, अजैविक। बायोटिक में आते हैं क्या का मतलब जो क्या है, जीवित है, जीवित। बायोटिक में आएंगे जो जीवित है, मतलब लिविंग थिंग्स है ना। बायोटिक में कौन से फैक्टर आते हैं, जीवित, ठीक है। कौन से आएंगे, जीवित, ठीक है, मतलब लिविंग, लिविंग फैक्टर्स आएंगे ना। और इसमें आते हैं अजीवित, अजीवित मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग है, ठीक है। कौन कौन से आते हैं इसमें, इसमें आते हैं जीवित लिविंग फैक्टर्स में कौन से आते हैं, एक तो पौधे, प्लांट्स मतलब पौधे। बायोटिक में कौन कौन से आएंगे, पौधे, एक एनिमल्स जानवर, माइक्रोब्स भी आते हैं इसी में, क्या आएंगे माइक्रोब्स मतलब कि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है। ये बायोटिक में आते हैं, ये किस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं, ये याद रखो। तो कौन कौन से देखो ऑप्शन हमको बायोटिक में आता, बायोटिक नहीं, जैविक मतलब कि जो लिविंग में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, हम पौधे और जानवर मानते हैं ना, पौधे जानवर या सूक्ष्म जीव। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, पौधा। और बाकी ये सब कैसे होंगे, अजैविक में लिखते हैं, कौन कौन से आएंगे, लैंड भूमि, वाटर जल, सोइल मृदा, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, टेम्परेचर यानी कि तापमान, ये सभी कैसे आएंगे, अबायोटिक में, ठीक है। मतलब कि क्या है, ये सभी अबायोटिक अजैविक में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बायोटिक पूछा है, जैविक पूछा है, तो हमने प्लांट्स लगा दिए, और ये बाकी सब है अबायोटिक है। इतना आपको याद रखना, एक होता है इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं, यूं पूछ लिया जाए पारिस्थितिक तंत्र के कितने कंपोनेंट होते हैं, या क्वेश्चन आ जाए पारिस्थितिक तंत्र के घटक है, एक ऑप्शन दे दिया बायोटिक, एक ऑप्शन अबायोटिक, सी दिया ए और बी बोथ, और डी नॉन ऑफ द अबव। आपको क्या टिक करना है, दो घटक है पारिस्थितिक तंत्र के, दो घटक है, एक बायोटिक एक अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग कंपोनेंट रहते हैं, पौधे जानवर सूक्ष्म जीव, ठीक है। अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे भूमि जल मृदा तापमान और सूर्य, ये सभी अबायोटिक। इसके अलावा एयर, एयर भी इसी में ही ले सकते हैं, एयर भी इसी में ही आ जाएगा, हवा भी इसी में ही आ जाएगा अबायोटिक में। अब आ गया आपको समझ में, कैसा भी क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट से आप डील कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी इज, ठीक है। कुछ ऑप्शन दिया हमको, ए कान्हा, ठीक है, एक ऑप्शन दिया हमको पेंच, एक ऑप्शन दिया हमको सतपुरा, एक ऑप्शन दिया हमको माधव, एक ऑप्शन दिया है माधव। क्या पूछा हमको, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है। उद्यान किसका, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा। मध्य प्रदेश का बिगेस्ट ने सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा। क्या पूछा हमसे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कुछ ऑप्शन दिए हमको, ए ऑप्शन दिए कान्हा, एक ऑप्शन दिया है पेंच, एक ऑप्शन दिया है सतपुड़ा, एक ऑप्शन दिया है माधव, एक ऑप्शन दिया है माधव। तो हमसे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। एक ऑप्शन दिया है कान्हा, एक पेंच, एक सतपुड़ा, एक माधव, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा है, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं हमारा आंसर। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मतलब एमपी। राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा, देखो ये मध्य प्रदेश रहा हमारा, ठीक है। यहां लिखो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान लिखा हमने, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले लिखो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लिख लिया।
अब यहाँ लिखो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कान्हा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा कान्हा है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ये मंडला, मंडला एंड बालाघाट में आता है। मंडला एंड बालाघाट में ये आता है। कहाँ पे? ये क्षेत्रफल का है, किस कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? मंडला और बालाघाट में ये फैला हुआ है, ठीक है। मंडला और बालाघाट में आता है। अगर मंडला मेन है, मंडला में टिक कर देना। अगर दोनों आए ऑप्शन तो मंडला और बालाघाट में आता है, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो स्मॉलेस्ट बोला है, सबसे बड़ा तो ये बिगेस्ट। बिगेस्ट नेशनल पार्क देख लिया हमने कान्हा। अब स्मॉलेस्ट भी देख लो आप, ये कहाँ पे है ये भी देख लिया हमने, कान्हा, मंडला एंड बालाघाट, ठीक है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है? फोसिल, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है ये डिंडोरी में। कहां पर है? डिंडोरी में। कहां पर है? डिंडोरी, डिंडोरी कहां पर है? डिंडोरी में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रख लो। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि फोसिल नेशनल पार्क। ये इसका इंग्लिश में आपको लिख दूं, इंग्लिश में ही लिख लो, फोसिल नेशनल पार्क। ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये इंग्लिश में फोसिल नेशनल पार्क, ठीक है। आगे समझ में आपको? कान्हा को तो इंग्लिश में भी कान्हा नेशनल पार्क ही लिखना है, जैसे ये कान्हा नेशनल पार्क लिखा ना ऐसा। इसको फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल नेशनल पार्क। ये डिंडोरी में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ा बिगेस्ट है कान्हा। इतना याद रख लिया। अब आगे बढ़ते, देखो ये राष्ट्रीय उद्यान याद रख लो, ठीक है। रह रहा था, ठीक है। अगर इसके बाद देखें अपन राष्ट्रीय उद्यान के बाद एक और याद रख लो, क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य याद रख लो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रख लो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है? नोरा देही। कौन सा है? नोरा देही, नोरा देही। कहां पर है? सागर, सागर में। मतलब बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ी या लार्जेस्ट बोल दें, ठीक है। और सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। कौन सी है ये है राला मंडल अभ्यारण्य। कौन सा है? राला मंडल, राला मंडल अभ्यारण्य, अभ्यारण्य मतलब राला मंडल सेंचुरी। ये कहां पर है? इंदौर में। कहां पर ये? इंदौर में। इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य याद रख लो, राष्ट्रीय उद्यान याद रखो। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा ये याद रख लो। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य नोरा देही सागर में। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य स्मॉलेस्ट राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते, हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए यहाँ पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट या कैसे परसेंटेज पूछ रहा है, अमाउंट प्रतिशत में पूछ रहा है, ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर इज। कुछ ऑप्शन दिया हमको, ए 0.003%, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है हमको 0.3%, एक ऑप्शन दे रखा है 3%, एक ऑप्शन दे रखा है 0.03%, ठीक है। तो देखो हमसे पूछ रहा है वायुमंडल में कितने अमाउंट है, प्रतिशत की बात, कितने प्रतिशत पाया जाता है CO2 वायुमंडल में पूछा। वायुमंडल में CO2 की क्वांटिटी पूछी है हमसे, प्रति कितने प्रतिशत में पाया जाता है वायुमंडल, CO2 कितने प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में। तो देखो हमारी एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में देख लेते कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है।
एटमॉस्फेयर। देखो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में देख लो गैसेस देख लो आप, एक पाई जाती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, कितने परसेंटेज नाइट्रोजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। जैसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अमाउंट पूछा, प्रतिशत में पूछा, वायुमंडल एटमॉस्फेयर में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया था, 78%। एक होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है, 21%, 21%। एक देख लो आर्गन, आर्गन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.93%। और एक और देखना है CO2, CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.03%। तो हमारा आंसर क्या पूछा था, CO2 कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.03%। ये हमारा राइट आंसर। ये आप पूरा देख लीजिए, पता होना चाहिए। या तो CO2 को पूछा, नाइट्रोजन का पता आपको फटाक से बता दोगे 78, ऑक्सीजन का भी पता फटाक से बता दो 21, आर्गन का भी पता, CO2 का भी पता, कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आप तो बता दो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25। क्या क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी recycled many times। ठीक है, recycled many times। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमको, ए दे रखा है वुड, ए क्या दिया हमको, वुड लकड़ी। बी दे रखा है प्लास्टिक, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है हमको एल्यूमिनियम, एक ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और डी दे रखा है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किसको बार बार रिसाइकल किया जा सकता है, बहुत बार, मतलब पुनः चक्रण किया जाता है ना, इसको बार बार क्या किया जाता है, पुनः चक्रित किया जा सकता है, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रित किया जा सकता है, बहुत बार बार किया जा सकता है। एक ऑप्शन दे रखा है लकड़ी, एक ऑप्शन दिया रखा है प्लास्टिक। ठीक है, ये लकड़ी, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक मटेरियल, जैविक सामग्री, और एक ऑप्शन दिया हमको एल्यूमिनियम, एक ऑप्शन दिया एल्यूमिनियम। ठीक है, तो किसको रिसाइकल्ड किया जा सकता है बार बार, किसको रिसाइकल यानी पुनर्चक्रित किया जा सकता है बार बार, वुड, प्लास्टिक, जैविक सामग्री या एल्यूमिनियम। तो किसको रिसाइकल, किसको बार बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बार बार रिसाइकल किया सकता है, इनको वुड को, ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लास्टिक को, इनको बार बार इनका पुनर्चक्रित नहीं किया सकता। एल्यूमिनियम को बार बार रिसाइकल करोगे तो भी उसकी क्वालिटी में वैसे की वैसी रहेगी, अच्छी रहेगी उसकी क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, और इनको रिसाइकल नहीं कर पाओगे आप। इसका अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं आता तो क्या लगाना था आपको, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ग्लास। अरे एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं आता तो आप ग्लास टिक कर सकते हो, क्या टिक कर सकते हो, ग्लास। तो ये दोनों आपको याद रखना है, पहले यही आएगा, अगर नहीं आता हो एल्यूमिनियम ऑप्शन तो ग्लास भी आप टिक कर सकते हो। तो याद रखना है किसको रिसाइकल किया जा सकता है बार बार, एल्यूमिनियम, और फिर ग्लास को भी कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज बता दी, ग्लास भी बता दिया, यदि ऑप्शंस में फेरबदल भी करें तो आप आंसर टिक कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दिस ईयर, इन विच ऑफ दीज ईयर्स was the forest conservation act amended, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड किया गया। ए दे रखा है 1978, बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, 1988, एक ऑप्शन दे रखा है 1963, एक ऑप्शन दे रखा है 1952। मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट
मतलब वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम मतलब वन संरक्षण अधिनियम, अधिनियम अमेंड किया गया, अमेंडेड यानी संशोधित, संशोधित। क्या क्वेश्चन है? वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मतलब वन संरक्षण अधिनियम अमेंडेड पूछा है, कब संशोधित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया? संशोधित किया गया, ये क्वेश्चन है आपका मेन। क्या क्वेश्चन है आपका? वन संरक्षण नियम कब संशोधित किया गया, ईयर पूछा है। तो कब किया गया? वो 1988 में संशोधित किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या टिक करना? 1988। लेकिन एक बात और याद रखनी है, कब संशोधित किया गया, पास नहीं किया, संशोधन किया गया इसमें। तो वन संरक्षण अधिनियम कब का है ये याद रखो। वन संरक्षण अधिनियम, अधिनियम कब का? ये 1980 का। कब पास किया गया था, मतलब पारित हुआ था, कब पास किया गया, पारित किया गया? आपको याद रखना 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 1980 का। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा उन्होंने पार्ट कब हुआ, इसकी ईयर नहीं पूछा, ये पूछा है कब संशोधित किया, इसमें कब बदलाव किया गया, इसमें मतलब संशोधन कब किया गया। संशोधन कब किया मतलब अमेंड, अमेंड कब किया गया? 1988। अगर अमेंड या संशोधन आता है क्वेश्चन में, वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से क्वेश्चन आता है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ध्यान से समझा ना, बिल्कुल कुछ भी मत टिक कर देना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्वेश्चन आता कब, कब का है? 1980 को। या क्वेश्चन में आता फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की डेट पूछो 1980, कब पास हुआ, पारित हुआ 1980, याद रखना है, ठीक है। और कब इसको संशोधन किया गया? 1988। अमेंड हमसे पूछा है कब अमेंड किया गया, कब संशोधित किया गया? 1988। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। विच ऑफ दिस एलिमेंट, विच ऑफ these element is considered, which of these element is considered to be the largest source of commercial energy consumption, commercial energy consumption, commercial energy consumption। तो क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित में कौन सा तत्व, कौन सा तत्व कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी, मतलब कमर्शियल यानी वाणिज्यिक ऊर्जा स्त्रोत, कंजप्शन है खपत करना, खपत कंज्यूम करते हैं ना उसको बोलते हैं खपत, अपन खाना खाते हैं उसको कंज्यूम नहीं मानते, तो खपत, ठीक है। कितना कंज्यूम मतलब कितना खर्च हुआ, जो अपन सामाजिक उसमें जो खर्च हुई उसको बोलते हैं खपत, कंजप्शन, ठीक है। वाणिज्यिक ऊर्जा सोर्स का सबसे बड़ा खपत, ठीक है। क्या क्वेश्चन? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। क्या क्वेश्चन है? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन मतलब वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत पूछा है, सबसे बड़ा स्रोत, सोर्स से क्या है? वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत। और अच्छे से लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। वाणिज्यिक ऊर्जा खपत
का सबसे बड़ा स्रोत, ठीक है, कंजप्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड पूछा है, विश्व में पूछा है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमको, ए दिया है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, बी ऑप्शन दे रखा है हमको ऑयल, सी ऑप्शन दे रखा है कोल, और डी ऑप्शन दिए एनओटी, मतलब कि नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जब क्वेश्चन समझ लिया आपने, वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत पूछा है, सोर्स पूछा है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, कहा पूछा है, में पूछा, इंडिया में, विश्व में, वर्ल्ड मतलब कि विश्व में पूछा है। कुछ ऑप्शन भी दिया हमको, जैसे कि प्राकृतिक गैस, एक ऑप्शन दे रखा है ऑयल, एक ऑप्शन दे रखा है कोयला, ऑयल यानी तेल, ठीक है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा उसका सबसे बड़ा खपत है, पहले ही याद रखो। क्या ऑप्शन दिया, वर्ल्ड पूछा है, दोनों ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन विश्व में, तो विश्व में कौन सा है, कौन सा ऑप्शन के हिसाब से, विश्व में ऑयल, विश्व में ऑयल, ब्रैकेट में लिख लो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ऑयल आया तो ऑयल टिक कर देना, पेट्रोलियम आया तो पेट्रोलियम टिक कर। पेट्रोलियम सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, मतलब कि ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है। अब भारत में बात करें, इंडिया में भारत में क्या है, कोयला, कोल, भारत में नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है, विश्व में पूछा है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ऑयल, पेट्रोलियम, तो क्या ऑप्शन देखो, ऑयल है, पेट्रोलियम है, ये ऑयल, ये टिक कर जाए। अगर इंडिया यहाँ वर्ल्ड की जगह इंडिया दे देते तो क्या हो जाता, कोल, जरा सा वर्ड का अंतर है, वर्ल्ड ऑयल पेट्रोलियम, इंडिया कोल कोयला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Veda describes astrology, which Veda describes एस्ट्रोलॉजी, ए ऑप्शन दिया है यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है अथर्ववेद, एक ऑप्शन दिया सामवेद, एक ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, एक ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी ने ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। डिस्क्राइब इन वर्णन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हमारा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा, ज्योतिष शास्त्र का डिस्क्रिप्शन, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन, एस्ट्रोलॉजी का डिस्क्रिप्शन, किस वेद में, कौन से वेद में, तो कौन से वेद में स्टूडेंट, ऋग्वेद में, कौन से है, ऋग्वेद में, कौन से में, ऋग्वेद, मतलब ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी का वर्णन कौन से वेद में है, ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में 30 वर्ष मतलब 30 श्लोक का संबंध किससे, ज्योतिष शास्त्र से संबंध है, 30 श्लोक है जिसका संबंध किससे, ज्योतिष शास्त्र से। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 30 श्लोक का संबंध किससे है, ज्योतिष शास्त्र से, ठीक है। लगभग 30 श्लोकों का संबंध ज्योतिष शास्त्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे वेद, देखो अगर आपसे वेद यानी वेद की संख्या पूछ ले, संख्या कितनी है, वेद की संख्या कितने हैं, वेद 4 है, कितनी संख्या है, वेद कितने 4 है,
कौन कौन से है? एक ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक सामवेद, एक अथर्ववेद। ये याद रखना है। कितने वेद है? 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, एक अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। इनको याद रखना। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इतना कर लिया हुआ था आपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ these layers which of these layers of the atmosphere consist of, ठीक है, the ozone layer that is responsible for absorbing the ultraviolet या यूवी रेज। ठीक है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मीजोस्फियर, ठीक है, डी NOT, नॉन ऑफ दी अबव। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, मतलब बीच ऑफ दिस लेयर, मतलब ये कुछ लेयर्स के नाम दे रखे हैं ना। बीच ऑफ दिस लेयर मतलब ये लेयर दे रखी है। एक तो नॉन ऑफ द, मतलब 3 लेयर दे रखी है। ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की कुछ लेयर दे रखी है। हमको क्या दे रखा है? वायुमंडल की कुछ लेयर दे रखी है। वायुमंडल की लेयर दे रखी है, जिसमें से पूछ रखा है कि ओजोन परत है किस लेयर में पाई जाती है ना। वायुमंडल की कुछ लेयर है ना, जिस वायुमंडल की लेयर में से ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है, जो कि ऑब्जॉर्ब करती है। किसको ऑब्जॉर्ब करती है? अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को ऑब्जॉर्ब करती है, जो कि ऑब्जॉर्ब करती है, पराबैंगनी किरणों को ऑब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, अब ध्यान से और क्वेश्चन को समझो। देखो, वायुमंडल की कुछ लेयर रहती है। वायुमंडल की कुछ लेयर्स रहती है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। देखो, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जितना बता रहा हूं उतना याद रखो। बस मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ो। वो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देखो, कुछ लेयर रहती है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, एक होता है स्ट्रेटोस्फियर, एक होती है मीजोस्फियर, एक होती है आयनोस्फियर, एक होती है एक्सोस्फियर। ये वायुमंडल की परत है। ये वायुमंडल की क्या परत है? मतलब कि शोभमंडल। ठीक है, एक है समताप मंडल, एक ऑप्शन है मध्य मंडल, एक ऑप्शन दे रहा आयन मंडल, आयन मंडल, एक ऑप्शन है एक्सोस्फियर मतलब बहिर्मंडल। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको इतने ऑप्शन दे दिए, इतने ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, मतलब कि देखो, ये क्या पूछा? विच ऑफ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब ये वायुमंडल की परतें हैं।
इतने सारे वायुमंडल की परतें। इनमें से पूछा है कि वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है, मतलब ओजोन लेयर, इन सब परतों में से किस में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो कि किसके लिए जिम्मेदार रहती है ओजोन परत, मतलब किसको, ओजोन, ओजोन परत है ना, अल्ट्रावायलेट पैरामैग्नेटिक किरणों को क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है। ओजोन की, ओजोन परत किसको अब्सॉर्ब करती है, पैरामैग्नेटिक किरणों, मतलब अल्ट्रावायलेट रे को अब्सॉर्ब करती है, जो कि हार्मफुल रहती है, हानिकारक रहती है, हार्मफुल रहती है। तो किस लेयर में पाई जाती है, देखो ओजोन लेयर काय में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर लेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर, ओजोन परत, ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है, किसको अब्सॉर्ब करती है, हार्मफुल यूवी रेस, हार्मफुल यूवी रे को क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है, मतलब यूवी रेज यानी ये पैराबैंगनी किरण, यूवी रे मतलब अल्ट्रावायलेट रे, पैराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है। देखो आगे समझ में, विच ऑफ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये लेयर पूछा, ये सभी एटमॉस्फेरिक की लेयर, इसमें से ओजोन लेयर किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, किसके लिए जिम्मेदार रहती है, अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को। तो कहां पाई जाती है, देखो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर को ही हम बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। अब सिंपल से बहुत आसान भाषा में क्वेश्चन समझाऊं कि ओजोन लेयर कहां, कौन सी लेयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को क्या करती है, ऑब्जॉर्ब करती है, इतना भी है। ठीक है, आगे समझे। अब क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल में क्या करते हैं, हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम क्षोभ मंडल में रहते हैं। देखो ट्रोपोस्फेयर से संबंधित याद रखो, ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में भी होती है मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है, मतलब कि वेदर संबंधी घटना होती है, जैसे कि बारिश आना। ठीक है, ये सभी बारिश, ये सभी क्या होती है, बादल, बारिश, ये सभी कहाँ मौसम संबंधी घटना कहाँ होती है, शुभमंडल में भी हम रहते हैं, मौसम संबंधी घटना होती है। ठीक है, ये है स्ट्रेटोस्फियर। अब देखो स्ट्रेटोस्फियर, ये देखो स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या होता है, एक तो ओजोन लेयर पाई जाती है, पाई जाती है, ये देख लिया। इसके बाद यहाँ की, यहाँ पे क्या रहता है, हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में। हवाई जहाज उड़ते कौन सी पर, स्ट्रेटोस्फियर की निचली परत में, निचली परत में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर से ये क्वेश्चन याद रखना है, ओजोन लेयर पाई जाती है। एक क्वेश्चन याद रखना है, हवाई जहाज भी इसी में उड़ते हैं, निचली परत में। हम कहाँ रहते हैं, शोभमंडल ट्रोपोस्फियर में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, ट्रोपोस्फियर में, है ना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही आपको याद रखना, और कोई याद रखने की आपको अभी जरूरत नहीं। ठीक है, सबसे ठंडी कौन सी परत रहती है, मेसोस्फियर, ये सबसे ठंडा रहता है, यह रहती है सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत। ठीक है, सबसे ठंडी परत। और यहीं पे क्या होते हैं, उल्का पिंड जल के राख हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड यानी कि मेटियोर्स, मेटियोर्स, मेटियोर्स यहीं पे आके क्या होता है, इस लेयर में आके क्या हो जाता है, जल के राख हो जाते हैं। बस इतनी याद रख लो। अभी मैंने इन तीनों लेयर से संबंधित आपको बता दिया। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल से बता दिया कि हम यहाँ रहते हैं, मौसम संबंधी घटना होती है। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल से मैंने समझा दिया कि यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करती है, मतलब अवशोषित करती है। यहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं निचली परत में, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, एक मीटियोर मेसोस्फियर में आपको क्या बताया मैंने, मध्य मंडल में, मेसोस्फियर मध्य मंडल में बताया, ये लिखा है मैंने, हिंदी में भी लिखा है। मध्य मंडल में कहा सबसे ठंडी परत है, यहाँ पे मीटियोर्स उल्कापिंड जल के राख हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना है समझ में। अभी ये इतना याद रख लो, तीनों लेयर से संबंधित आपको सारे फैक्ट जो भी आ सकते हैं वो मैंने याद करा दिया, आपको याद रखना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने इन्वायरमेंट की सेकेंड क्लास पढ़ ली। तो
हमारी अभी इन्वायरमेंट की 3 क्लास लगभग और आएगी, तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवीजन करते रहो। यदि आप ये क्लासेस देख लेते हो तो आप निश्चित ही बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। स्टूडेंट, आपको एक भी क्लास नहीं छोड़नी, क्योंकि ये सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ढेर सारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ और फालतू पढ़ा हूँ नहीं, ये एक एक चीज आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इनमें से ही पेपर बनेगा, और अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं हम जो हमारी क्लास देख रहे हैं इन्हीं में से ही बनेंगे। और अगर ये सारी क्लास देख लियो तो इनको बार बार अच्छे से रिवीजन करते हो और क्वेश्चन जो लिखा उसको ध्यान से समझ के अगर आंसर टिक करते हो तो आप अच्छे स्कोर करोगे और आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो आज हमने हमारी इन्वायरमेंट की सेकेंड क्लास देखी, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करें वो आप तक इजीली पहुंच जाए और आप उससे लाभ ले सके। तो हमारे साइंस की तो ऑलरेडी 5 क्लास वैसे ही अपलोड कर दी हमने, इन्वायरमेंट की भी 2 क्लास हो चुकी है, लगभग 3 क्लास इन्वायरमेंट की और आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम, हमारा टारगेट है कि हम टाइम पे ही ये जो सारी मतलब 30 तारीख से पहले हम आपको ये सारी क्लासेस खत्म कर देंगे, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। और 1 तारीख के बाद तो अपन कुछ नहीं करना, अपन प्रीवियस ईयर उठाएंगे और डिटेल में देखेंगे, बस वो आप देखते रहना। मतलब 30 तारीख से पहले इनको अच्छे से रिवाइज कर लो बस आप, तो आपका इजीली हो जाएगा। हम बिल्कुल टाइम पे आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कॉपी बना लो, एक नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।